हेलो दोस्तों। तो आज अपन एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक कवर करने वाले हैं लॉ स्टूडेंट्स के लिए, क्योंकि सेलियंट फीचर्स ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो है ना, वो लॉ एग्ज़ाम में आता ही आता है। ठीक है, और ये 20 मार्क का क्वेश्चन है, आपको भी पता होगा। अब जो अपन आज कवर करने वाले हैं उसमें मैं सिर्फ आपको सेलियंट फीचर्स बताऊंगा। अगर ये क्वेश्चन आपको एग्ज़ाम में आता है तो आपको इसमें इंट्रोडक्शन का पार्ट और एक कंक्लूजन का पार्ट भी अपने एंड से ऐड कर देना है। ठीक है, ये क्वेश्चन इतना इंपॉर्टेंट है कि अगर आपको पूरा आता है ना तो 20 में से 15 मार्क्स तो आपके कहीं नहीं जाएंगे भाई। ठीक है, तो शुरू करते हैं आज का अपना टॉपिक, सेलियंट फीचर्स ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। पहले पॉइंट से स्टार्ट करते हैं, लेंथीएस्ट रिटन कॉन्स्टिट्यूशन। जब कॉन्स्टिट्यूशन बना था 1949 में, ठीक है, तो इसमें 395 आर्टिकल्स थे, डिवाइडेड इंटू 22 पार्ट्स, और 8 शेड्यूल्स थे। ठीक है, और आज के टाइम पे अगर देखा जाए 2024 में, तो इसमें 12 शेड्यूल है। ठीक है, 470 आर्टिकल्स हैं और 25 पार्ट्स हैं। अभी जो 470 आर्टिकल्स हैं ना, ये वेरी करते हैं अलग अलग बुक में अलग अलग राइटर्स परस्पेक्टिव से। ठीक है, तो इसमें कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, और सेकेंड पॉइंट पे आते हैं अपन, ड्रॉन फ्रॉम वेरियस सोर्स। कॉन्स्टिट्यूशन हैज़ ऑफ इंडिया हैज़ बोरोड मोस्ट ऑफ इट्स प्रोविजंस फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ वेरियस अदर कंट्रीज़। आपको भी पता होगा कि हमने अमेरिका, यूएसए, ब्रिटेन, ठीक है, और जापान, यूएसएसआर, इन सब से अपना 40% ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन जो है हमने यहाँ से बोरो किया है इन कंट्रीज़ से। ठीक है, लेकिन 60% जो है अपना कॉन्स्टिट्यूशन वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से ही बोरो किया गया है। ठीक है, थर्ड पॉइंट आता है अपना रिजिड एंड फ्लेक्सिबिलिटी। अब अपने यहाँ का जो कॉन्स्टिट्यूशन है ना, वो ना तो रिजिड है ना फ्लेक्सिबल है। अब रिजिड कैसा, यूएसए के जैसा, और ना ही ब्रिटेन के जैसा फ्लेक्सिबल। अपने यहाँ पे अमेंडमेंट करना रहता है ना, उसके लिए आर्टिकल दिया हुआ है 368। अभी ये जो अमेंडमेंट है, ये नॉर्मली नहीं होता, इसके लिए मेजॉरिटी लगती है, इसलिए ये रिजिड है। लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी हैं कि हाँ, अगर मेजॉरिटी मिल जाती है तो वो फ्लेक्सिबिलिटी में आता है। ठीक है, तो ना तो रिजिड है ना फ्लेक्सिबल है, ब्लेंड ऑफ बोथ है। ठीक है, अगला आता है फेडरल एंड यूनिटरी। Term federalism has now have been used in the constitution. Article 1 describe India as a union of state. और फेडरलिज्म का मतलब क्या होता है अपना, कि अपने पास ना सब चीज़ डुअल पावर में डिवाइडेड है। जैसे अपने पास टू टाइप्स ऑफ गवर्नमेंट है, सेंट्रल और स्टेट का डिवीजन है। ठीक है, और बाईकैमरलिज्म चलता है, सुप्रीमेसी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन है। ठीक है, तो ये हो गए अपने फेडरल के फीचर्स। यूनिटरी में आते हैं कि अपने पास एक सिंगल स्ट्रॉन्ग है, मतलब सिंगल सेंटर जो है ना अपना सेंट्रल गवर्नमेंट, वो सबसे स्ट्रॉन्ग है। फिर अपना एक ही कॉन्स्टिट्यूशन है, अपने यहाँ एकल नागरिकता चलती है, सिंगल सिटीजनशिप चलती है, इंटीग्रेटेड जुडिशियरी है। और फेडरलिज्म में क्या आएगा, इंडिपेंडेंट जुडिशियरी। ठीक है, यूनिटरी में मतलब हो गया ऑल इंडिया सर्विसेज, हमारे यहाँ इमरजेंसी प्रोविजंस भी हैं। ठीक है, तो ये हो गए यूनिटरी और फेडरलिज्म के एग्जांपल्स। ठीक है, अगर पांचवा आता है अपना पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। तो अपने यहाँ देखो ऐसा है कि जो प्रेसिडेंट है वो नॉमिनल हेड है। ठीक है, और जो मेन हेड है ना, वो प्राइम मिनिस्टर सेंटर का हो गया, और स्टेट का जो होता है वो गवर्नर होता है। ठीक है, सॉरी, चीफ मिनिस्टर होता है। तो इसमें आप लिखेंगे दिस कॉन्स्टिट्यूशन इस्टेब्लिश द पार्लियामेंट्री सिस्टम एट द सेंटर एंड ऑल्सो इन स्टेट। फीचर्स क्या है, प्रेजेंस ऑफ नॉमिनल एंड रियल एग्जीक्यूटिव, रूल ऑफ मेजॉरिटी पार्टी। तो आपको भी पता है जो पार्टी जीतती है उसी का वही रूल करती है। ठीक है, लीडरशिप ऑफ प्राइम मिनिस्टर एंड चीफ मिनिस्टर। अब यहाँ पे बाई कैमरलिज्म चलता है लेजिस्लेशन में, मतलब सबसे पहला कौन हो गया, प्रेसिडेंट हो गया, फिर राज्यसभा जिसको बोलते हैं काउंसिल ऑफ स्टेट्स, फिर आते हैं लोकसभा जिसको बोलते हैं अपन हाउस ऑफ पीपल। ठीक है, अगला पॉइंट है अपना इंटीग्रेटेड एंड इंडिपेंडेंट जुडिशियरी। अब आपको भी पता होगा कि जुडिशरी जो है अपनी, सुप्रीम कोर्ट, उसका कोई डिसीजन जो रहता है उसको कोई बर्खास्त नहीं कर सकता। ठीक है, अपना जो उसमें एग्जीक्यूटिव जो हैं वो इंटरफेयर नहीं करते। ठीक है, और सुप्रीम कोर्ट का जो ऑर्डर होता है वो लोअर कोर्ट्स को भी फॉलो करना पड़ता है। लोअर कोर्ट्स में कौन आ जाएंगे, हाई कोर्ट, और उसके नीचे वाले डिस्ट्रिक्ट कोर्ट और सबऑर्डिनेट कोर्ट्स। ठीक है, तो जुडिशियरी इज़ नॉट डिपेंडेंट ऑन द एग्जीक्यूटिव। The division of court in the form of Supreme Court at the center, High Court at the state, and District Court at district level. Supreme Courts, Supreme Court, highest court of appeal, curator,
ऑफ द फंडामेंटल राइट्स। अगर हमारे फंडामेंटल राइट्स का भी कोई वायलेशन होता है ना, तो हम सबसे पहले हाई कोर्ट में अपील करते हैं। फिर अगर हमको लगता है कि हम हाई कोर्ट के डिसीजन से सहमत नहीं है, तो हम सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हैं, ठीक है। और सुप्रीम कोर्ट जो फैसला सुनाएगी वो उसका वही कहलाएगा फिर, ठीक है, वही मेन चीज़ होगी फिर। अगर सातवां आता है सिंगल सिटीजनशिप। आपको भी पता है हमारे यहाँ एकल नागरिकता चलती है। अगर आपके पास कोई फॉरेन कंट्री की सिटीजनशिप आप एक्वायर करते हैं ना, तो आपकी जो इंडियन सिटीजनशिप है वो चली जाएगी, ठीक है। पार्ट 2 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में है ये, आर्टिकल 5 से लेकर 11 ये सिंगल सिटीजनशिप को डील करते हैं, ठीक है। इसमें आपको इक्वल राइट्स और फ्रीडम की बात करी गई है, ठीक है। और अपने ये चीज़ सिंगल सिटीजनशिप अपने होल ऑफ इंडिया पे ही अप्लाई होता है, ठीक है। फिर आता है यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी, अपना 8th पॉइंट। पहले क्या था, इसमें 21 साल की उम्र थी वोट करने के लिए, लेकिन फिर उसको 18 कर दी थी। कब करी थी? 1989 के जो कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट हुआ था, 61st कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1988, ठीक है। इसमें जो थी 21 साल से घटा के उम्र 18 साल कर दी थी। यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज बेसिस ऑफ इलेक्शन ऑफ द लोकसभा एंड द लेजिस्लेटिव असेंबली। आपको ही पता है, जब स्टेट का होता है, जब स्टेट और सेंट्रल के जब इलेक्शंस होते हैं उसकी बात हो रही है, ठीक है। तो जैसे ही अगर कोई बच्चा है 18 साल पार करता है तो वो वोट देने के लिए एप्लीकेबल हो जाता है। अब आते हैं अपने फंडामेंटल राइट्स। फंडामेंटल राइट्स हमें इसलिए मिलते हैं क्योंकि हम पहली चीज़ तो हम इंडिया के सिटीज़न हैं, ठीक है। फिर क्योंकि हम वो ऐसी चीज़ होती है कि जो हमको पैदा होते से ही मिलती है, बाय द बर्थ मिलती है, ठीक है। तो पार्ट 3 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डील करता है फंडामेंटल राइट्स से, ठीक है। इसमें आते हैं अपने 12 से लेके 35 तक के आर्टिकल। तो अपन देख लेते हैं कौन कौन से आर्टिकल आते हैं। पहला आता है अपना राइट टू इक्वालिटी, ये डील करता है 14 से लेके 18 तक के अपने आर्टिकल्स। फिर आता है राइट टू फ्रीडम, 19 से लेके 22 आर्टिकल तक। राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, 23 से 24 तक के आर्टिकल्स, ठीक है। राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, आर्टिकल 25 से 28 तक। फिफ्थ है अपना कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट, आर्टिकल 29 और 30, ठीक है। फिर 6th पॉइंट आता है अपना राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज़, आर्टिकल 32। आर्टिकल 32 बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, ठीक है। एक लॉ स्टूडेंट के पर्सपेक्टिव से मैं आपको बता रहा हूँ कि आर्टिकल 32 को आप अच्छे से पढ़िएगा, ठीक है। और दीज आर नॉट एब्सोल्यूट, मतलब अगर नेशनल इमरजेंसी लगती है ना, तो ये वॉयलेट हो सकते हैं। मतलब ये फंडामेंटल राइट्स, कुछ जो फंडामेंटल राइट्स रहते हैं वो आपके वॉयलेट हो सकते हैं, ठीक है, ओनली एट द टाइम ऑफ इमरजेंसी, ठीक है। फिर आता है DPSP, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, पार्ट 4 में डील करता है ये, आर्टिकल 36 से लेके 51, ठीक है। इसमें ये बताया गया है कि अपने को जो स्टेट रहेगा वो मतलब सोशल और इकोनॉमिक डेमोक्रेसी करेगा, ठीक है। और इसके 3 जो हैं क्लासिफाइड, 3 पिलर्स में ये क्लासिफाइड है, सोशलिस्ट, फिर गांधीयन एंड लिबरल इंटेलेक्चुअल, ठीक है। और अपना एम क्या है स्टेट का, कि वेलफेयर स्टेट बनाना है भैया, ठीक है। नॉन जस्टिशिएबल इन नेचर रहता है ये चीज़ DPSP। इसको आप कोर्ट में वो नहीं कर सकते, सू नहीं कर सकते, ठीक है। फिर आता है अपनी फंडामेंटल ड्यूटीज़। फंडामेंटल ड्यूटीज़ को ऐड किया था 42nd अमेंडमेंट एक्ट 1976 में, ठीक है, बाय द रिकमेंडेशन ऑफ स्वर्ण सिंह कमेटी, ठीक है। पार्ट 4A से डील करता है ये, आर्टिकल 51 है, ठीक है। पहले इसमें 11 फंडामेंटल ड्यूटीज़ थी, फिर उसको एक कम करके 10 कर दिया, ठीक है। और ये नॉन जस्टिशिएबल इन नेचर रहता है। फिर बात आती है सेक्युलर स्टेट की। अब सेक्युलर स्टेट क्या मतलब, क्या कि एक पर्टिकुलर एक स्टेट का ना कोई रीजन नहीं रहेगा, ठीक है। मतलब कोई भी जाति धर्म के अनुसार कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा, सब बराबर हैं, ठीक है। सेक्युलर वर्ड जो है वो अपन ने 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1976 में ऐड किया था, ठीक। 13 पॉइंट आता है अपना इंडिपेंडेंट बॉडीज़, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, इसके बाद UPSC, स्टेट की PSC, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, ठीक है। ये जो होते हैं ये अपनी इंडिपेंडेंट बॉडीज़ हैं। इसके बाद आता है अपना इमरजेंसी प्रोविजंस, 14 पॉइंट है अपना। तो इमरजेंसी के अपनी 3 इमरजेंसीज अपने पास, नेशनल इमरजेंसी जो डील करती है आर्टिकल 352 में, स्टेट इमरजेंसी या फिर उसको प्रेसिडेंट रूल भी कह सकते हैं, ये डील करता है आर्टिकल 356 से, ठीक है। और फाइनेंशियल इमरजेंसी ये डील करता है आर्टिकल 360 से।
ड्यूरिंग एन इमरजेंसी फेडरल स्ट्रक्चर कन्वर्ट्स इनटू यूनिटरी वन विदाउट अ फॉर्मल अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक, अब अपने यहाँ ना 3 टायर गवर्नमेंट है। सेंट्रल और स्टेट तो आपको पता ही है, एक लोकल टाइप की लोकल गवर्नमेंट भी होती है। अब 73rd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट और 74th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट जो 1992 में हुए थे, उसमें पंचायत और म्यूनसिपालिटीज़ को ऐड किया था। ठीक है, तो पार्ट 9 का शेड्यूल 11, मतलब पार्ट 9 पंचायत से डील करता है और शेड्यूल 11 भी। ठीक है, और म्यूनसिपालिटी पार्ट 9A और शेड्यूल 12 से वो करता है, डील करता है। ठीक है, सेलेंट फीचर्स का अपना आज का टॉपिक यहीं ख़त्म होता है। ठीक है, वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना और सपोर्ट करना तुम्हारे भाई को। और मैं भाई ये बार बार बोलूँगा कि ये जो क्वेश्चन है ना, इसको आप अच्छे से कर लो, 20 में से एटलीस्ट 15 मार्क्स तो ये दे के ही जाएगा। बस इसमें ऊपर एक इंट्रोडक्शन और नीचे एक कंक्लूजन ऐड कर लेना। ठीक है, ताकि आपका क्वेश्चन आराम से 7 से 8 पेज का हो जाए। ठीक है, तो मिलते हैं अपन अगले वीडियो में। धन्यवाद, राम राम।